Hello, good morning, dear students. Today we will do chapter number 6, class 12th, TP, MP, AP का रिलेशनशिप अवधारणाएं. ठीक है, उसके ह्रासमान प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. ठीक है, टीपी और एमपी, एमपी और एपी के बीच रिलेशन, टीपी, एमपी और एपी कर्व के आकार. तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस. कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इसमें है क्या क्या कह रहा है कि उत्पादन के लिए आगतों की ज़रूरत होती है. आउटपुट नीड्स इनपुट, यानी कि कोई भी चीज़ हमें आउटपुट जब मिलता है जब हम उसमें इनपुट डालते हैं. ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आम आगत इनपुट हैं. एक उत्पादन होने के नाते आपकी रुचि जानने की होगी कि ये एक वस्तु की दी हुई मात्रा का उत्पादन करने के लिए कितने श्रम और कितनी पूंजी की मात्रा की आवश्यकता होती है. यानी कि अगर आपको कितने के मान लीजिए आपके पास लैंड है, उसमें आपको गेहूँ उगाना है, आप कोई भी फसल उगानी है, तो उसमें आप डिसाइड करेंगे कि कितनी हेक्टेयर भूमि में कितने लेबर लगाएं. ठीक है, कितना उसमें इनपुट डालें तो आपको क्या आउटपुट गेन होगा, ये वो बात कह रहा है. कि एक अनुमान लगा सकते हैं कि वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए पूंजी की 10 इकाइयों की और श्रम की 5 इकाइयों की आवश्यकता होगी. यानी कि अगर आपको 100 यूनिट का उत्पादन करना है, 100 क्वांटिटी का उत्पादन करना है, तो पूंजी मतलब कैपिटल की आप 10 इकाइयाँ लगाएंगे और लेबर की 5 इकाइयाँ लगाएंगे. ठीक है, भौतिक आगतों की जैसे 10 इकाइयाँ तथा श्रम की 5 इकाइयाँ. भौतिक उत्पादन वस्तु की 100 इकाइयों के बीच का यह संबंध क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, यानी कि आपको 100 इकाइयाँ अगर चाहिए तो आपको उसमें 10 इकाइयाँ कैपिटल और 5 इकाइयों की लेबर की ज़रूरत है. ठीक है, देखिए ये दिखा रखी इक्वेशंस. क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी कि क्यू किसके ऊपर डिपेंड है? लेबर और कैपिटल के ऊपर. ठीक है, वस्तु x या क्यू एक्स का उत्पादन L और कैपिटल का फलन है, लेबर और कैपिटल का फलन है. श्रम और पूंजी पर निर्भर करता है. क्या निर्भर करता है? क्यू एक्स क्वांटिटी. तो अब देखिए काल्पनिक मूल्यों का कुछ प्रयोग करके हम उत्पादन फलों को निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं. क्यू एक्स 40 ले लिया हमने, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5 लेबर एंड 4 कैपिटल. ठीक है, तो उसमें देखिए एक्स की अधिकतम 40 इकाइयों का उत्पादन श्रम की 5 इकाइयों और पूंजी की 4 इकाइयों का प्रयोग करके किया जाता है. ओके, 45x निकालने के लिए 6 लेबर लगाएंगे और 4 कैपिटल लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमने 40 से 45 कर दी तो हमने अपने लेबर भी बढ़ा दिए भाई. ठीक है, तो ये देखिए नोट क्या दिया हुआ है. उत्पादन फलन के संदर्भ में केवल भौतिक आगतों को ही भौतिक उत्पादन के संबंध में ध्यान रखा जाता है. हम आगत या उत्पादन के बाजार मूल्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है, ये कह रहा है कि भाई हम जो मार्केट जो मूल्य है हम उसमें ध्यान नहीं देते. इसमें केवल हमें क्या लिया गया है? कितनी क्वांटिटी उगाने के लिए कितनी लेबर और कैपिटल की नीड होगी. अभी उसमें हम बाजार मार्केट का रोल इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन देख लीजिएगा. प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन ए फर्म प्रोडक्शन आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट. किसके अकॉर्डिंग है? वाटसन के अकॉर्डिंग है. क्या कह रहा है? एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के कारकों के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है, उत्पादन फलन कहा जाता है. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए फर्म प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इनपुट. किसके अकॉर्डिंग है? वाटसन के अकॉर्डिंग है. ठीक है, उसके बाद देखिए फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर. इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है. देखो, जो हमारे पास लैंड होती है वो हमारे पास फिक्स्ड में आती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं लेबर को, तो वो क्या होता है हमारे पास? चेंजेबल, परिवर्तनशील कारक. ठीक है, स्थिर कारक वे कारक है जिनका प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होता है. असल में स्थिर कारक जिसे मशीन को उत्पादन के वास्तव के रूप में होने से पहले ही जोड़ लगा लिया गया है. मशीन वहाँ जहाँ उत्पादन होता है या हो रहा है बनी रहती, बेशक उत्पादन शून्य ही क्यों ना हो. ठीक है, मशीन वस्तु एक्स की अधिकतम इकाइयाँ 1000 इकाइयों का उत्पादन कर सकती है, और इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से 1000 इकाइयों के बीच उत्पादन में किसी भी परिवर्तन के लिए मशीन एक आगत के रूप में हमें प्राप्त होती है. ये एक स्थिर कारक है
कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है। चाहे हम एक क्वांटिटी का उत्पादन करें या 100 का करें या 500 का करें, 1000 का करें, ठीक है, मशीन हमारे पास होगी। वो क्या है, हमारे पास फिक्स्ड कारक है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कांस्टेंट। अब देख परिवर्तनशील कारक वे कारक होते हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता है। हम श्रम परिवर्तनशील इकाई का एक उदाहरण है। अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उत्पादन करने के लिए आपको अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए परिवर्तनशील कारक का प्रयोग तब शून्य होगा जब उत्पादन शून्य होगा, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। ये कह रहा है कि अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आउटपुट चाहिए, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन करना है, ठीक है, जैसे हमने पीछे अभी किया था 40 से 45 जब की थी तो हमने लेबर को 6 कर दिया था, ठीक है, 5 से 6 कर दिया था। तो ये कह रहा है कि अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है तो हमें लेबर बढ़ानी ही पड़ेगी, ठीक है, तभी हमारा उत्पादन बढ़ेगा। और उसको घटा भी सकते हैं, अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं है तो घटा सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिवर्तनशील कारक। मशीन किस में आता है, वही फिक्स्ड कारक में आता है, ठीक है। लेबर क्या है, चेंज में आता है। अब देखिए उत्पादन फलन जब एक कारक स्थिर कारक है और अन्य परिवर्तनशील कारक है। जब एक कारक स्थिर कारक है और अन्य परिवर्तनशील कारक है, जब उत्पादन फलन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि वो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑन लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। लेबर क्या है भाई, परिवर्तनशील कारक है, कैपिटल एक पूंजी स्थिर कारक है। इस प्रकार उत्पादन फलन में लेबर को अधिक मात्रा में काम पर लगाकर ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जब हमने कैपिटल को स्थिर मान लिया है तो उसको तो हम बढ़ाएंगे नहीं, तो लेबर को ज़्यादा लगा करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। कोई इक्वेशन में बताया हुआ है 40 से अगर 45 ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो फंक्शंस ऑफ किस पर डिपेंड करेगा, ये लेबर और कैपिटल पर। पहले हमारे पास 5 लेबर थी, 4 कैपिटल थी, लेकिन नेक्स्ट हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, 40 से 45 कर दिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेबर को 6 कर देंगे, लेकिन कैपिटल हमारे पास 4 ही रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि लेबर चेंजेबल है भाई, ये इसमें वही बताया हुआ है। तो यह परिवर्तनशील अनुपात के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का प्रजनन करता है, उसके बारे में व्याख्या करता है। एल और के बीच अनुपात में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो 5 से 6 इकाइयाँ बढ़ने के कारण संभव हुआ, क्योंकि के तो स्थिर है, एल में परिवर्तन होता है, ठीक है। जो 40 से 45 प्रोडक्शन संभव हुआ है ना, तो के क्यों संभव हुआ है भाई, क्योंकि हमने लेबर में 5 से 6 चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिवर्तनशील कारक के कुल उत्पादन टीपी टोटल प्रोडक्शन, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन एपी एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। टोटल क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन देखिए जितनी भी हमारे पास टीपी हैं, ये हम अलग अलग इकाइयाँ दी हुई हैं, उनका जोड़ कर लेंगे हम, तो टोटल आ गई हमारे पास 65 इकाइयाँ। तो सॉरी, तो TP is the sum total of output of each unit of the variable factor used in process of production. This is also called the total returns of the variable factor. ओके, नेक्स्ट देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा भी, जब भी हम किसी अतिरिक्त इकाई का यूज़ करते हैं और उस अतिरिक्त इकाई के यूज़ करने से जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। सीमांत उत्पाद से अभिप्राय उस उत्पादन से है जो परिवर्तनशील एक अधिक इकाई प्रयोग की जाती है और स्थिर कारक समान रहता है। यदि उत्पादन 40 से बढ़कर 45 हो जाता है तो श्रम बढ़कर 5 से 6 हो जाता है, लेकिन कैपिटल हमारी स्थिर रहती है, ठीक है। ये वो है वही एक इकाई की अधिक मात्रा जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा सीमांत उत्पादन में आता है। देखिए ये फॉर्मूला है एमपी निकालने का, मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने का, TPN माइनस TPN माइनस 1। इनकी पहले यदि आपने एमपी के अनुमान लगाने पर अगर समझ लिया है तो इस बात को भी समझ लेना चाहिए, एक परिवर्तनशील कारक की सभी इकाइयों को एमपी को जोड़कर हमें टीपी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन है हम उसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, टीपी की मात्रा मिल जाएगी, ठीक है।
देखिए उस आगे इक्वेशन से आपको समझ में आ जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, टीपी अपॉन में एल, जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन है, लेबर है, उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एल की लेबर की 5 इकाइयाँ यूज़ होती हैं, तो टीपी हमारे पास कितना होता है 40। ठीक है, तो 1 इकाई का उत्पादन कितना आ जाएगा 8। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। एवरेज AP रेफर टू फिजिकल आउटपुट हर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस। औसत उत्पादन से अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रयोग हुए परिवर्तनशील कारक के प्रति इकाई भौतिक उत्पादन से है। ठीक है, यानी कि हमें कितनी प्रोडक्शन के लिए कितनी लेबर लगाई है वो, तो उसके हम डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, अपना AP निकाल सकते हैं। अब देखिए रिलेशनशिप दिखाया इन्होंने, AP, MP और TP का आकलन कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो इस वीडियो में भाई इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी AP, MP और TP का आकलन कैसे करते हैं। बने रहिएगा। थैंक यू। वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा।